ओके। तो आज का जो है पार्ट 2 है एआई चैटबॉट सेशन का। तो मैं थोड़ा सा फिर से रिकैप कर देता हूँ कि एआई चैटबॉट जो हम देख रहे हैं, एक्चुअली में ये एक प्रकार का असिस्टेंट ही होता है जो किसी भी वेब एप्लीकेशन के साथ इसको दिया जाता है। 24/7 ये काम करता है और यूजर के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, क्यूरीज होते हैं, उसको ये रिप्लाई करता है। इसमें मैंने ये भी बताया था कि वेक्टर डीबी क्या होता है लास्ट सेशन में, तो मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ ताकि को अच्छे से वो चीज़ और समझ में आ जाए। तो वेक्टर डीबी का मतलब ये होता है कि एलएलएम जो रहता है, हमारा मेन जो एआई मॉडल है, वो आपका 100% एक्यूरेट जवाब तो दे ही नहीं पाता। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिसका जवाब नहीं दे सकता। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए पॉलिसीज है, जैसे आप किसी कंपनी में कोई कंपनी की लीव पॉलिसी जानना चाहते हैं, तो वो किसी कंपनी की लीव पॉलिसी क्या, ये एलएलएम मॉडल को नहीं पता रहेगा। या उस कंपनी में मान लो कि कुछ जैसे कि ईआरपी एप्लीकेशन है, तो ईआरपी एप्लीकेशन के बहुत सारे कुछ टर्मिनोलॉजी हो सकती है, डिफरेंट टाइप की टर्मिनोलॉजी वो कंपनी बना सकती है जो एलएलएम के पास नहीं होगी इंफॉर्मेशन। तो ऐसे कई ऐसी इंफॉर्मेशन जो एलएलएम के पास नहीं होगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेक्टर डीबी बनाते हैं। और वेक्टर डीबी को हम क्या करते हैं, ट्रेंड करते हैं। तो अगर मान लो आपके पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है, सपोज 100 पेज का होगा या 500 पेज का होगा, या आपके पास कुछ एचटीएमएल कंटेंट होंगे जिसके अंदर काफी इंफॉर्मेशन है। तो जब वेक्टर डीबी को उसको ट्रेन करना होता है, तो हम इसे स्मॉल स्मॉल चंक्स में कन्वर्ट करते हैं। और चंक्स में कन्वर्ट करने के बाद इसको एम्बेडिंग मोड में लाते हैं। एम्बेडिंग मोड में कन्वर्ट करने के लिए एक एम्बेडिंग मॉडल होता है। तो एम्बेडिंग मॉडल को जब कॉल किया जाता है, तो वो क्या करता है कि इसको एम्बेडिंग में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देता है। तो वेक्टर डीबी में वो न्यूमेरिक डाटा जो है स्टोर होता है, जिसको हम सिमेंटिक सर्च के लिए यूज करते हैं। तो जब आप फिर दोबारा जब चैटबॉट से क्वेश्चन पूछोगे कि मेरी कंपनी की लीव पॉलिसी के बारे में जानना है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वेक्टर डीबी को कॉल मारेगा, वेक्टर सर्च बोलते हैं। तो वेक्टर सर्च करेगा बहुत स्पीड से। वेक्टर सर्च करेगा तो वहां से कुछ उसको इन्फॉर्मेशन आएगी। मे भी एक इंफॉर्मेशन के बदले एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन भी आ सकती है, 40, 50 और 100 भी आ सकती है, डिफरेंट टाइप की। तो हम क्या करते हैं कि उसके जो प्रायोरिटी लेवल सेट करते हैं, रैंकिंग बोलते हैं उसको। तो रैंकिंग के हिसाब से हम कुछ इंफॉर्मेशन को उठा लेते हैं। जैसे मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे टॉप 10 रैंक के इंफॉर्मेशन पिक करना है, या मैंने डिसाइड किया कि टॉप 50 रैंक तक मेरे को पिक करना है। तो जिस रैंक तक मैं अगर उसको पिक करूंगा, और वो इंफॉर्मेशन जो मुझे वेक्टर डीबी से मिला है, तो जब मैं एलएलएम कॉल करूंगा तो उसके कॉन्टेक्स्ट में उस इंफॉर्मेशन को डाल दूंगा। कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या चीज हो सकता है, एक जो यूजर अपना प्रॉम्प्ट डाला है वो एक चीज हो सकती है। वेक्टर डीबी सर्च करने के बाद जो कंटेंट आया है वो भी कॉन्टेक्स्ट में जाएगा। इसके अलावा सिस्टम रूल्स होते हैं। तो सिस्टम रूल्स में लिखूंगा बहुत सारे, जैसे कि मैं एलएलएम को लिखूंगा कि यू आर ए टेक्स्ट टू सिक्वल जनरेटर। फिर मैं लिखूंगा कि काइंडली गिव मी द ओनली सेलेक्ट क्यूरी। मैं उसको डिनाई करूंगा कि मतलब आप अपडेट क्यूरी, क्रिएट क्यूरी और डिलीट क्यूरी बिल्कुल आपको यूज नहीं करना है। फिर मैं सिस्टम रूल बनाऊंगा, जैसे मान लो मैं व्यूज है, व्यूज के ऊपर ही क्यूरी बनाना चाहता हूँ, तो मैं सिस्टम रूल बनाऊंगा कि जो व्यूज मेरे पास है और जो कॉलम्स है, आपको सेलेक्ट क्यूरी केवल इसी में बनाना है। तो इस टाइप से बहुत सारे सिस्टम रूल्स होते हैं और एक बार में नहीं बन पाते। लेकिन आप जब बनाने के बाद उसकी टेस्टिंग करते रहते हो, ऑप्टिमाइज करने का ट्राई करते हो, तो धीरे धीरे पता चलता है। फिर टोकन वगैरह जो रहते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए भी आपको देना होता है कि ऐसा ना हो कि वो आपको बहुत बड़ा रिजल्ट आपको दे दे और आपका टोकन वेस्ट हो जाए। क्योंकि मैंने बताया था टोकन दो प्रकार का होता है, इन टोकन होता है और आउट टोकन होता है। और इन दोनों को जोड़ने से टोटल टोकन बनता है। इन टोकन क्या होता है कि जो भी कॉन्टेक्स्ट हमारी तरफ से एलएलएम को जाता है, ओनली प्रॉम्प्ट नहीं। तो आप लोग ये मत सोचो कि जैसे चैट जीपीटी में या किसी में काम कर रहे हो और आप उसमें 2 लाइन टाइप करके एंटर कर दिए, तो 2 लाइन टाइप करने में अगर मान लो जैसे आप 100 कैरेक्टर यूज कर लिए, तो 100 कैरेक्टर का टोकन बनेगा, ऐसा नहीं। आपके प्रॉम्प्ट के साथ कॉन्टेक्स्ट जाता है, पूरा सेशन जाता है, आपकी चैट हिस्ट्री भी जाती है। आपकी कुछ चैट हिस्ट्री जो है ना, वो उठाते हैं कॉन्टेक्स्ट के लिए। फिर इसके अलावा कुछ सिस्टम रूल जो बाय डिफॉल्ट रहेंगे वो जाएंगे। तो चैट जीपीटी तो खैर बना बनाया एप्लीकेशन है, बट हम अगर चैटबॉट बना रहे हैं, तो हमें बहुत सारे सिस्टम रूल्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, कॉन्टेक्स्ट देने पड़ते हैं। अगर जैसे कि व्यूज है तो व्यूज का स्कीमा देना पड़ता है। तो ये सारा चीज जो होता है ना, इन टोकन में आता है। तो ये जब कॉन्टेक्स्ट एक बार अगर एलएलएम मॉडल के पास जाएगा, तो आपका इन टोकन जो वैल्यूज आएगी वो इसके ऊपर डिपेंड होगी। फिर जो एलएलएम वहां से रिस्पॉन्स देगा,
तो वो भी आउट टोकन कहलाएगा। लेकिन एलएलएम जो है रिस्पॉन्स है एक मीडियम दे, मतलब जितना हमको चाहिए उससे ज्यादा ना दे, तो हम उसको सिस्टम में डाल के बताते कि आप इतने टोकन तक ही आप इसको यूज करो, या हम ये बता सकते हैं कि आप इतने करेक्टर्स के अंदर का ही आउटपुट बना के दो, तो एलएलएम फिर उसको फॉलो करता है। तो ये सारी चीजें जो रूल्स है ना, ये सब एक साथ जाती है, तब जाके वहां से हमें रिस्पॉन्स मिलता है। तो अब हम जो अभी सिनेरियो की बात कर रहे हैं, किसी एप्लीकेशन में अगर एआई चैटबॉट से उसके डाटाबेस से डाटा अगर रिट्राइव करना है डिफरेंट टाइप्स के, तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो डाटाबेस से अगर डाटा को रिट्राइव करना है तो डाटाबेस और टेबल का स्कीमा बिल्कुल नहीं देना है। सबसे बेस्ट वे होता है, स्टैंडर्ड तरीका ये रहता है कि आप जो है व्यूज तैयार तैयार करो। व्यूज क्या होता है और टेबल क्या होता है? टेबल में अगर आपने कोई सेलेक्ट क्यूरी मार दिया, सेलेक्ट स्टार करके आपने कोई डाटा फैच कर लिया, तो पूरे टेबल में जितने भी कॉलम है वो पूरे डाटा को उठा के लेके आ जाएगा। लेकिन व्यूज हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन कौन से कॉलम के डाटा चाहिए, उससे ज्यादा वो ला ही नहीं सकता। व्यूज में आपने अगर 5 कॉलम आपने लिखा हुआ है तो ओनली 5 कॉलम का ही डाटा लाएगा या उससे कम लाएगा, बट उसके अलावा कुछ नहीं ला सकता। तो इसलिए सबसे बेस्ट आपको हमेशा याद रखना है कि डाटाबेस से कभी भी अगर आपको डाटा रिट्राइव करना है एआई चैटबॉट से, तो आपको व्यूज यूज करना है। फिर व्यूज में ज्वाइन भी कर सकते हो, मान लो मल्टीपल टेबल है बैकएंड में और उसको ज्वाइन करके आपको डाटा दिखाना है, तो मान लो जैसे 10 टेबल है, 10 टेबल को आप ज्वाइन कर दो, आपका व्यू एक ही बनेगा। लेकिन बैकएंड में आपने क्या किया, 10 टेबल को ज्वाइन कर दिया, और 10 टेबल को ज्वाइन करने पे आपके कॉलम कितने आपको यूजफुल मिले, उसमें करीब 80 के आसपास मिल गए। तो वन सिंगल व्यू और उसके कॉलम्स नेम, कॉलम्स कितने हो गए, 80 हो गए। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है कि व्यूज के जो नेम है और उसके कॉलम्स के जो नेम है, जो कि कस्टम है, हमें देना है। टेबल के जो नेम है वही यूज करना है, ऐसा नहीं है। व्यू जब बनाते हैं तो उसके जो व्यू के नेम होते हैं, उसके कॉलम के नेम होते हैं, वो हम देते हैं एलियास करके। तो इसको एआई फ्रेंडली देना है। एआई फ्रेंडली व्यूज के नाम अगर नहीं पता है तो एक बार हम एआई टूल से हेल्प लेकर के कन्वर्ट करा सकते हैं कि भाई मेरे पास ये कॉलम्स है और इसके मैं व्यूज बनाना चाह रहा हूँ, तो इसके एआई फ्रेंडली नेम क्या होने चाहिए, तो वो खुद सजेस्ट कर देगा। और एक बार आपके व्यूज बन गए तो आपको पूरा व्यू का स्कीमा, यानी व्यूज और उसके कॉलम के नेम, ये सारा चीज आपको कॉन्टेक्स्ट में ऐड करना पड़ेगा। तो कॉन्टेक्स्ट में आपकी कितनी चीजें हो रही है, फिर से रिवाइज कर देता हूँ। एक प्रॉम्प्ट जो यूजर ने टाइप किया, सेकंड आपका वेक्टर सर्च से जो डाटा आया, तीसरा आप जो आपकी हिस्ट्री बनी हुई है, जैसे कि हो सकता है कि पहली बार यूजर ने टाइप किया तो हिस्ट्री जीरो रहेगी, लेकिन हो सकता है कि आप पिछले 1 घंटे 2 घंटे से आप प्रॉम्प्ट डाल डाल के काम कर रहे हैं। तो आपका इंटेंशन क्या है, आप क्या करने बैठे हो, उसको जानने के लिए आपका हिस्ट्री चेट उठाया जाता है। तो हिस्ट्री चेट भी एक लिमिट पे हम उठा करके कॉन्टेक्स्ट में ऐड कर देते हैं। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम रूल के साथ, व्यू स्कीमा के साथ जब हम एलएलएम को भेजते हैं, तो एलएलएम वहां से क्या करता है कि एक क्यूरी बना कर देता है, सिक्वल क्यूरी। और वो जो सिक्वल क्यूरी बना के देता है उसको जब आप रन करते हो डाटाबेस से कनेक्ट करके, तो वो 100% आपका रन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमने उसको सिस्टम मैसेज दिया था, रूल बना के दिया था कि जो क्यूरी बनाओगे हमारे व्यूज के ऊपर बनाना है और इसी कॉलम का इस्तेमाल करना है। तो फिर डेफिनेटली उससे बाहर वो नहीं जाएगा। दूसरी बात है ओनली सेलेक्ट क्यूरी देना, ये भी हमने बताया। तो वो भी हमें केवल सेलेक्ट क्यूरी ही रिटर्न करके देगा। उसमें ऑफसेट वगैरह जो लगाना रहता है वो हम लगा लेते हैं कोडिंग करके, ताकि डाटा जो अगर बहुत ज्यादा होगा 1 लाख, तो ऐसा नहीं कि 1 लाख डाटा हम रिट्राइव करके चैट स्ट्रीम डाल देंगे। हम उसको ऑफसेट लगा करके पेजिनेशन करके डाटा दिखाएंगे कि पहले हम उसको 50 रिकॉर्ड दिखा दिए, ये शो मोर का बटन दबा लगा दिए, वो हाइपर लिंक शो मोर को क्लिक किया तो अगला 50 रिकॉर्ड आ गया। वो हैंडल हम कर लेंगे। सेकंड चीज होती है कैशिंग करना, तो कैशिंग भी यहाँ पर हम कर सकते हैं। परफॉर्मेंस बचाने की सेम क्यूरी बार बार आ रही है, तो एलएलएम कॉल ना हो और कैशिंग से डाटा उसको रिटर्न कर दिया जाए। तो ये छोटा सा मैं कॉन्टेक्स्ट बताया। तो अभी हम जो सेशन 2 चालू कर रहे हैं, अब इसके डिटेल में जा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर अभी जो मेरे पास पहला जो स्क्रीन है, स्कीमा मेटा डेटा, हम यहाँ पर आते हैं। स्कीमा मेटा डेटा क्या होता है? स्कीमा मेटा डेटा का मतलब होता है कि जो रिलेवेंट स्कीमा होता है, जैसे कि मान लो मेरे व्यूज है सेल्स ऑर्डर, और इसके कॉलम में ऑर्डर आईडी है, कस्टमर नेम है, ऑर्डर डेट है और टोटल अमाउंट है, तो ये कॉलम्स है। तो यहाँ पर रूल्स में क्या दे रहा हूँ उसको, ओनली यूज गिवन व्यू। जैसे मैंने अभी बताया कि एलएलएम को, एलएलएम मॉडल को मैं क्लियर बता रहा हूँ कि जो भी आप क्यूरी बना के दोगे तो जो मैं व्यूज दे रहा हूँ उसके ऊपर ही बनाओ। सपोज मान लो मैं एक व्यू बना के दे दिया,
तो उसकी जो सेलेक्ट क्वेरी आएगी इस व्यूज के ऊपर आएगी, सेल्स ऑर्डर के ऊपर, और उसके आगे अगर कॉलम लिखा रहेगा तो इन चार कॉलम के अंदर ही रहेगा। बट मेरा एप्लीकेशन बड़ा है और व्यूज मेरे पास 50 हो सकते, 100 भी हो सकते, तो जितने भी व्यूज होंगे उसके हिसाब से वो सेलेक्ट क्वेरी बनाएगा। बट वो एनालाइज करेगा कि वेक्टर सर्च में डाटा क्या आया, यूजर का प्रॉम्प्ट कैसा है, और फिर वो खुद डिसाइड करेगा कौन कौन से व्यूज को ज्वाइन करना है, कौन कौन से कॉलम को दिखाना है। ये सारा चीज का डिसीजन होगा और एक प्रॉपर सेलेक्ट क्वेरी आपको बना के देगा। तो इसको बोलते हैं स्कीमा मेटा डेटा। तो ये मेटा डेटा हमें कहाँ ऐड करना रहता है? कॉन्टेक्स्ट में, जब एलएलएम कॉल करते उसके कॉन्टेक्स्ट में ऐड करते। अगला हम देखते हैं प्रॉम्प्ट डिजाइन। प्रॉम्प्ट डिजाइन मतलब ये है कि आपका जो सिक्वल जनरेशन करने के लिए हम क्या करते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए हम उसको सबसे पहला बोलते हैं कि यू आर एन सिक्वल जनरेटर। अच्छा, मैंने एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का भी सेशन बना के डाला हुआ है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के सेशन में आप देखोगे तो किसी भी एलएलएम से जब बात करते हैं तो हम उसे क्या काम करवाने वाले हैं, तो उसके पहले उसको ये बताना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए चैट जीपीटी से आप इमेज बनवाना चाहते हो तो आप उसको पहला लाइन लिखना पड़ेगा, यू आर ए डिजाइनर। आप अगर मान लो कि उससे कोई कोडिंग कराना चाहते हो, जैसे कि मान लो आप उससे फ्रंट एंड की कोडिंग कराना चाहते हो, तो आप लिखो यू आर ए फ्रंट एंड सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर, और देन उसके बाद अपना जो भी कमांड लिखो। लेकिन अभी लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं कि मुझे एपीआई बना के दे दो, मुझे ये डेटाबेस की स्क्रिप्ट बना के दो। क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो था ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो मैंने वो सेशन इसीलिए पहले ले लिया ताकि आइडियाज लगे। तो ये पहला जो हमारा प्रॉम्प्ट होता है, हमेशा पहला जो लाइन होता है ना, ये रहता है कि एलएलएम को ये बताना। अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि एलएलएम को अगर ये बोलेंगे तो क्या वो अपने आप को बदल लेगा? नहीं। एक्चुअली में क्या होता है कि जो एलएलएम आपका लार्ज लेवल आपका जो मॉडल्स है, ये एक्चुअली में एक सिंगल नहीं है, वो भी बहुत सारे उसके बैकएंड में प्रोसेस चलते रहती है। जैसे सपोज आपने यूज किया जीपीटी 5 मिनी, तो जीपीटी 5 मिनी कोई एक सिंगल मॉडल, एक सिंगल एल्गोरिथम नहीं है, वो एक नाम है। लेकिन उस एलएलएम के पीछे बहुत सारे छोटे छोटे मॉडल्स है, बहुत सारे एजेंट हो सकते हैं। तो जब आप ये लाइन जैसे वो देखता है तो उनका जो मेन ब्रेन होता है, मेन एजेंट होता है, वो क्या करता है कि वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि सामने वाला क्या काम करवाना चाह रहा है, उसका इंटेंशन क्या है। तो पीछे वो उसी एजेंट को ये क्यूरी भेज देता है जहां से उसका रिस्पॉन्स ज्यादा एक्यूरेट हो सके। फिर इसके बाद हम इसको बोल रहे हैं कि डाटाबेस, ईआरपी सेल्स डाटाबेस। फिर उसके बाद बोल रहे हैं अवेलेबल व्यूज, हम इसको व्यूज भी बता रहे हैं। और यहाँ पर फिर देखो रूल्स हम भेज रहे हैं। ओनली रिटर्न सेलेक्ट क्यूरी, एक रूल्स हो गया। डू नॉट यूज अननोन टेबल्स, अननोन टेबल्स को यूज नहीं करना है। रिटर्न सिक्वल ओनली, यानी कि आपको सिक्वल क्यूरी ही देना है, कुछ और डाटा रिटर्न नहीं करना है। ठीक है। तो यहाँ पर एक ये हो गया जो आपका सिक्वल क्वेरी जनरेट करने के लिए हम इसको प्रॉम्प्ट एक भेज रहे हैं। एग्जाम्पल एआई क्यूरीज। तो जैसे मान लो कि आपका प्रॉम्प्ट क्या था, शो टॉप 5 कस्टमर बाई सेल, ये आपने टाइप किया था एआई चैटबॉट को। अब ये क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया सिक्वल क्वेरी में। सेलेक्ट टॉप 5 कस्टमर नेम, सम टोटल अमाउंट एज रिवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑर्डर, ग्रुप बाय कस्टमर नेम, ऑर्डर बाय रिवेन्यू। ओके। तो ये तो खैर आपको हमेशा व्यूज का नाम ही देना है, टेबल्स बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो ये व्यूज का नाम होगा, और इसके जो कॉलम्स है ये व्यूज के कॉलम होने चाहिए। टोटल अमाउंट कस्टमर नेम व्यूज के कॉलम होंगे, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो ऐसा ये सेलेक्ट क्वेरी देता है। अब इसमें हमको क्या जोड़ना है अपनी तरफ से? ऑफसेट जोड़ना है। इसमें तो ऑफसेट की जरूरत नहीं क्योंकि टॉप 5 लिखा हुआ है। लेकिन अगर टॉप 5 की बात नहीं होती, अगर वो डायरेक्ट बोले था शो कस्टमर बाई सेल, इतना बोल देता, तो हमारा काम है कि हम उसमें क्या करेंगे, ऑफसेट जोड़ेंगे। अगर इसमें भी ऑफसेट ऑफसेट जोड़ दिए तो कुछ गलत नहीं होगा, बट लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है। तो ऑफसेट लेकिन हमें जोड़ना चाहिए ताकि बहुत ज्यादा डाटा रिटर्न ना हो, ताकि उसका चेट वगैरह जो सेशन है, हिस्ट्री है, वो ओवरलोड ना हो जाए। तो इसीलिए हम ऑफसेट ऐड करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्यूरी एग्जीक्यूशन करने से पहले क्या काम करते हैं। तो सबसे पहला काम होता है, अगर एक बार क्यूरी जनरेट हो गई एलएलएम के द्वारा, तो सबसे पहले उसको वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट का मतलब है कि सबसे पहले तो उसका सिंटैक्स चेक करते हैं कि भाई सिक्वल क्यूरी जो रनेबल है कि नहीं, और एलएलएम ने कुछ उसमें गलती तो नहीं कर दी। अगर वैलिडेट हो गई, देन उसके बाद करेक्ट डाटाबेस को कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद एग्जीक्यूट क्यूरी करते हैं। और जो रिजल्ट आता है फॉर्मेटेड रिजल्ट में उसको कन्वर्ट करके यूजर को रिस्पॉन्स में दिखा देते हैं जो भी डाटा आता है। और जैसे मैंने बताया था कि ऑफसेट भी लगा देती है, और ऑफसेट अगर काम कर रहा है तो शो मोर का बटन आ जाता है।
अब यहाँ पर मैं ये जो वर्ड है सेकंड वाला कनेक्ट करेक्ट डेटाबेस, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ ये मैक्रो सर्विस आर्किटेक्चर एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, जिसमें मल्टीपल डेटाबेस होते हैं। इसमें सेल्स का डेटाबेस अलग होगा, परचेज का अलग होगा, फिनांस का अलग होगा, क्वालिटी का अलग होगा, तो बहुत सारे डेटाबेस होंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा कौन सा मॉड्यूल से रिलेटेड यूजर का प्रॉम्प्ट है, और जब वो पता चल जाता है तो हम उसके डेटाबेस का नाम लेते हैं और फिर उसको कनेक्ट करके उससे रिलेटेड व्यूज को हासिल करते हैं। फिर उसके बाद जो सेलेक्ट क्यूरी आती है, तो सेम उसी डाटाबेस को कनेक्ट करके उसमें एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि हर डाटाबेस तो अलग अलग है और उसके अंदर व्यूज भी अलग अलग बने हुए हैं। तो ये मैक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में ये फॉलो होगा। डाटाबेस स्ट्रेटेजी हम देख लेते हैं एक बार कि मैक्रो सर्विस एक ऑप्शन इन मैक्रो सर्विसेज। तो यहाँ पर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी? तो सेपरेट डाटाबेस पर मॉड्यूल अगर हमारा है, जैसे एग्जांपल के लिए सेल्स का डाटाबेस है, एचआर का डाटाबेस है, इन्वेंट्री का डाटाबेस है, हमारे पास अलग अलग डाटाबेस है। तो हम क्या करने वाले, ये तो एक ऑप्शन ये हो गया कि आप अगर मैक्रो सर्विसेज काम कर रहे हो। ऑप्शन टू क्या हो सकता है कि आपके पास एक सिंगल डाटाबेस है, जैसे ईआरपी का एक डाटाबेस है, उसमें ये बहुत सारे टेबल्स है। तो आप जब इसमें व्यूज बनाओगे तो आपके पास एक ही डाटाबेस है, तो यहाँ तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन माइक्रो सर्विसेज में जाएंगे तो आपके पास डाटाबेस डिफरेंट हो जाएंगे। तो आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं जब भी आप एआई चैटबॉट बनाओगे, तो आपको ये देखना है कि माइक्रो सर्विसेज है, मल्टीपल डाटाबेस, या आपका सिंगल डाटाबेस की सर्विसेज है, जिसको आप बोलते हैं मोनोलिथिक एप्लीकेशन। फिर यहाँ पर आता है स्कीमा रजिस्ट्री। ये स्कीमा रजिस्ट्री क्या चीज है? स्कीमा रजिस्ट्री का मतलब ये कि मैं क्या करता हूँ कि अगर माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में हम काम कर रहे हैं, तो मैं एक स्कीमा बना देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास सेल्स डाटाबेस है, तो सेल्स का मैंने एक बना दिया जिसमें डाटाबेस का नाम मैंने डाल दिया, और इसके अंदर इसके जितने व्यूज है कॉलम कॉमा सेपरेटेड मैंने डाल दिया। सेम ऐसे ही दूसरा एचआर है मॉड्यूल है, एचआर मॉड्यूल के अंदर इसके डाटाबेस का नाम डाल दिया इस बार। तो ईआरपी एप्लीकेशन में अगर आपके 13 14 अगर डाटाबेस है, इतने मॉड्यूल्स है, तो आप एक जेसन स्कीमा जो है ना, ये क्रिएट करके रख सकते हो, ताकि एआई चैटबॉट को बड़ी आसानी से इसको कॉन्टेक्ट में भेज सकते हो, ताकि वो डिसाइड कर सके कि आपका जो प्रॉम्प्ट आया है वो किससे संबंधित है। अगर एक बार उसने बोल दिया कि सेल से संबंधित है, तो आपको क्या उठाना है? इसका डाटाबेस उठाना है, क्योंकि डाटाबेस को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। और जो व्यूज वगैरह हम भेज रहे हैं, इसके जो इसके ऊपर वो सेलेक्ट क्यूरी बना के देगा, तो आपको इस डाटाबेस में उसको रन करना है। सिक्योरिटी कंसिडरेशन, तो ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। सिक्योरिटी कंसिडरेशन अगर मान लो कि हम टैग टू सिक्वल की ही बात कर रहे हैं अगर चैटबॉट में, तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है कि ओनली अलाउ सेलेक्ट क्यूरीज। तो सेलेक्ट क्यूरीज को हमें अलाउ करना है, ब्लॉक क्या करना है? डिलीट, ड्रॉप, अपडेट, इंसर्ट, अलर्ट, इस प्रकार की क्यूरी बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। तो ये हम सिस्टम रूल में मेंशन करके एलएलएम को भेजते हैं कि गलती से भी वो इस प्रकार की क्यूरी रिटर्न ना कर दे, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक सिस्टम है ना, कोई देख नहीं रहा है। गलती से उसने ड्रॉप क्यूरी बना दिया, आपका पूरा उड़ जाएगा, डिलीट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हम सिस्टम रूल बनाते हैं कि ये सबको क्या करेगा, वो ब्लॉक कर देगा, और ओनली सेलेक्ट क्यूरी हमको रिटर्न करेगा। सिक्योरिटी कंसिडरेशन में और एक चीज आती है जो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ। जैसे लास्ट टाइम किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर मान लो किसी ने किसी का सैलरी देखने की कोशिश कर दिया एचआर डिपार्टमेंट से या कुछ ऐसा, तो क्या चैटबॉट डाटाबेस निकाल के देगा क्या? नहीं। उसके लिए मैंने बताया था कि हम लोग रोल चेक करते हैं। तो जैसे रोल्स होते हैं अलग अलग, तो चैटबॉट कौन चलाएगा? लॉगिन के पहले तो हम देते ही नहीं, पहली बात। वाला दो प्रकार के चैटबॉट होते हैं। एक लॉगिन के पहले जो आता है ना, उसके डाटाबेस ही अलग होता है, और वो डाटाबेस में केवल वही इंफॉर्मेशन होता है, जैसे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन या जेनरिक क्वेश्चन जो किसी को भी दे सकते हैं, इस टाइप का चीजें रहता है। लेकिन अगर लॉगिन करने के बाद वो जो चैट बोट में आप अगर डालोगे, तो लॉगिन करते समय हमको आइडेंटिफाई हो जाता है कि जिसने लॉगिन किया उसका रोल क्या है और उसको एक्सेस क्या क्या है, परमिशन क्या क्या है। तो हम क्या करते हैं कि वो व्यूज का, क्योंकि अभी हमारा जो क्वेरी चल रहा है किसमें चल रहा है? व्यूज में। डाटाबेस और टेबल को भूल जाओ, हमने व्यूज बना के रखे हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि अच्छा इसको ये परमिशन है, तो इसको उसी व्यूज का जो रहेगा वो कॉन्टेक्ट बना के देंगे ताकि उसका डाटा उसको मिल सके। अगर मान लो उसको परमिशन नहीं है तो उसको डाटा ही नहीं मिलेगा, वहां पर मैसेज आ जाएगा कि यू आर नॉट ऑथराइज। हम चेक कर लेंगे कि भाई इसको ये ऑथराइज ही नहीं है, तो वो ऐसे क्वेश्चन क्यों कर रहा है। तो इस टाइप की चीजें जो रहती है ना, सिक्योरिटी में बहुत अच्छे से डालनी पड़ती है। तो और एक और चीज है कि सिक्योरिटी में
वैलिड सिक्वल सिंटैक्स। वैलिड सिक्वल सिंटैक्स दो प्रकार से चेक किया जाता है। पहला तो ये कि आपकी क्वेरी फेल ना हो जाए, और दूसरा चीज ये है कि किसी प्रकार का उसमें सिक्वल इंजेक्शन तो नहीं हो गया, क्योंकि OWASP जो हम यूज कर रहे हैं सिक्योरिटी के लिए, तो उसमें एक सिक्वल इंजेक्शन होता है। तो सिक्वल इंजेक्शन में कभी कभी क्या होता है कि क्वेरी में अगर मान लो कुछ ऐसी चीजें जुड़ गई है जो रन हो सकती है, लेकिन इसको भी रोकने के लिए मैंने क्या बताया कि हमेशा क्वेरी व्यूज पे चलाना है। तो व्यूज पे तो खैर वो कुछ कर भी नहीं सकते, अगर कुछ उसको मॉडिफाई भी कर दे क्यूरी को, वो रन ही नहीं होगा, क्योंकि आपके व्यूज के नाम और जो कॉलम आपने डिफाइन किया हुआ है केवल डाटा वहीं से आने वाला है। फिर इसके बाद हम देखते हैं अप्लाई क्यूरी टाइम आउट। तो ये भी आपको देखना है कि आपका क्यूरी का टाइम आउट ना हो जाए, तो इसके लिए मैंने क्या तरीका बताया कि आपको ऑलवेज ऑफसेट यूज करना है। तो ऑफसेट यूज करोगे, 10 रिकॉर्ड या 20 रिकॉर्ड एक बार में फैच करोगे, तो टाइम आउट का सवाल ही नहीं उठता। फिर इसके बाद आता है लिमिट रिजल्ट रूल। तो ये लिमिट आप डिसाइड कर लेते हो, लिमिट डिसाइड में आप ऑफसेट लगा दिया तो भी आपका जो है लिमिट हो जाएगा। जैसे चैट हिस्ट्री जो होती है ना, उसमें भी हम लिमिट लगा देते हैं कि अगर चैट हिस्ट्री में अगर एक पर्टिकुलर 50 रिकॉर्ड्स की हिस्ट्री बन गई, तो वो बोलेगा न्यू सेशन क्रिएट कर। अच्छा, सेशन क्रिएट करते समय लेफ्ट साइड में भी अगर आपका 20 सेशन क्रिएट हो गया, तो वो मैसेज देगा कि आप सेशन को डिलीट करो, आपका जो लिमिट वो हो चुका है करके। तो ये सारा चीज जब एक एंटरप्राइज ग्रेड का एप्लीकेशन बनाते हैं, हमें ये सारी चीजें करनी जरूरी होती है। आपको ये सोचना पड़ता है, और अगर आप एक इंटरव्यू की भी तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इंटरव्यू में ये सारी चीजें बताना है, परफॉर्मेंस से रिलेटेड चीजें, सिक्योरिटी तो एकदम मेनली बताना है, रोल वाला जो मैंने बताया सिस्टम वो भी बताना है, प्लस ये सारी चीजें बताना है जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद हम आते हैं परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है परफॉर्मेंस। तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए यूज व्यूज इंस्टेड ऑफ द टेबल। तो ये मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ कि आपको व्यूज ही यूज करना है, परफॉर्मेंस के वास्ते भी और आपका सिक्योरिटी के लिए। दूसरा चीज है आपका जो लिमिट रोज लेना है। लिमिट रोज जैसे कि टॉप 100 हो गया, टॉप 50 हो गया। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि अगर इसमें काम अगर नहीं चल रहा है तो आप ऑफसेट यूज कर लो। तो ऑफसेट यूज करोगे तो फिर सामने वाले के ऊपर है। अगर आपने 50 रिकॉर्ड दे दिए, उसको और देखना है, तो फिर नेक्स्ट का बटन दबा देगा, शो मोर का बटन दबाएगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे आप उसको 50-50 करके दिखा सकते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस भी मेंटेन रहेगी। इसके बाद है कैशे फ्रिक्वेंट क्यूरीज। तो फ्रिक्वेंटली क्यूरीज आ रही है, सेम सेम क्यूरी आ रही है, तो थोड़ी ना बार बार LLM कॉल करोगे। LLM कॉल करोगे तो आपका इन टोकन आउट टोकन और आपका पैसा जाते रहेगा, आपके टोकन ज्यादा कंज्यूम होंगे, आपका बिल ज्यादा आएगा। तो हम क्या करेंगे, कैशे यूज करेंगे। रेडिस कैशे सबसे बेस्ट होता है, बट और कोई भी ऑप्शन है जैसे इन मेमोरी कैशे है, कुछ और है, वो भी आप ले सकते हो, डिपेंड बजट्स कितना है। तो ये कैशे जो है आपको फ्रिक्वेंटली क्यूरी जो हो रही है उसको हैंडल करने के लिए कैशे यूज करना है। और यूज इंडेक्सेस। तो इंडेक्सेस आपका प्रॉपर होना चाहिए टेबल्स वगैरह में, ताकि आपकी क्वेरी वगैरह फास्ट चल सके। इसके बाद हम आते हैं एआई मॉडल ऑप्टिमाइजेशन। तो एआई मॉडल को भी ऑप्टिमाइज करना है, तो उसके लिए क्या क्या टिप्स हो सकते हैं। प्रोवाइड क्लियर स्कीमा। तो जो स्कीमा है वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर का मतलब ये कि जैसे मैंने बोला था, एआई फ्रेंडली नेम होना चाहिए व्यूज के भी, और उसके कॉलम नेम एआई फ्रेंडली होने चाहिए। इसका मतलब है कि एआई अंडरस्टैंड करता है कि हाँ ये वेंडर होगा, ये वेंडर का नेम होगा, ये वेंडर का ईमेल होगा। कई बार क्या होता है कि आप देखेंगे कई डेवलपर लोग कोडिंग करते हैं, डाटाबेस टेबल बनाते हैं, कुछ शॉर्टकट यूज कर लेते हैं, यूएसडीटी करके कुछ उन्होंने एक कॉलम बना दिया, कहीं पर कुछ और कोड लगा दिया, और एक आध 2 साल बाद तो डेवलपर भी भूल जाता है कि मैंने क्या नाम से क्यों बनाया। तो कभी भी जो है मीनिंगफुल नेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर उसको अंडरस्टैंड नहीं हुआ, उसने गलत क्वेरी बना दिया और आप फिर से प्रॉम्प्ट लिखोगे, क्योंकि आपको तो रिजल्ट नहीं मिला, तो आपके टोकन तो वेस्ट हो गए। आपका रिजल्ट गलत आया, कुछ भी हो, आपके इन आउट टोकन दोनों गए, आपके पैसे लग गए उसमें। तो सबसे पहले तो आपका जो स्कीमा है बहुत क्लियर होना चाहिए। फिर मीनिंगफुल कॉलम नेम सबका रहना चाहिए। लिमिट स्कीमा साइज। अच्छा, स्कीमा क्लियर होना चाहिए, सही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्कीमा ही बहुत बड़ा हो। तो स्कीमा भी जो है रहता है आपका एक मिनिमम होना चाहिए। तो जैसे मान लो आपने व्यूज बनाए और उसमें कॉलम्स आपने वो यूज किए जो एक्चुअली में फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, पहली बार एआई चैटबॉट बना रहे हैं, आपके पास बहुत सारे टेबल्स हैं, एक एक टेबल में 200+ कॉलम्स है। तो क्या आप व्यूज बनाओगे तो उसमें 200 ऐसे कॉलम्स यूज करोगे? नहीं। आपको थिंकिंग करना है कि यूजर क्या क्या प्रॉम्प्ट डाल सकता है और कौन कौन से कॉलम ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
हो सकता है कि एक बार में आप 100% एक्यूरेट नहीं रहोगे, कोई बात नहीं। आप 60% होंगे या 70% होंगे, तो आप बना लीजिए। उसके बाद उसकी टेस्टिंग चलती है, टेस्टिंग के बाद बीटा टेस्टिंग चलता है, और वहां पर आप फिर देखिए। अच्छा, मैंने अपने प्रोजेक्ट में एक और काम अच्छा किया था, फीडबैक वाला सिस्टम मैंने डाला था। क्योंकि जब आपका एप्लीकेशन लाइव हो जाता है, अब एक कोई यूजर है, उसने प्रॉम्प्ट डाला, उसको रिजल्ट ही नहीं मिला, उसने 3 4 प्रॉम्प्ट डाला, रिजल्ट नहीं मिला, उसने बंद कर दिया, बोला है फालतू एप्लीकेशन है। लेकिन वहां पर क्या होता है कि दो प्रकार के होते हैं। एक तो मैंने फीडबैक का ऑप्शन दिया, अगर वो अच्छा बंदा है तो वो क्या करेगा, फीडबैक दे देगा। फीडबैक का बटन दबाना है, उसमें देना कुछ नहीं है। अगर आपको क्यूरी रॉन्ग आया तो वहां पर ऑप्शन आएगा, इफ क्यूरी रॉन्ग जस्ट क्लिक हियर फॉर फीडबैक। आप जस्ट क्लिक कर दो। अब क्या हुआ कि वो हमारे डाटाबेस में, एक डाटाबेस है हमारा लॉग करने का, उसमें आ जाएगा कि किसी यूजर ने कोई प्रॉम्प्ट दिया था जिसका रिजल्ट गलत है, और गलत ये आया। लेकिन उसमें ये भी आ जाएगा कि एलएलएम ने क्यूरी क्या बनाई थी, तो एलएलएम की क्वेरी आ जाएगी। तो ये सब डाटा जब मेरे पास कलेक्ट होगा तो हमारी टीम क्या करेगी, उसको बैठ के देखेगी कि क्या गलती हो रहा है। एलएलएम को जो व्यूज है, उसके अंदर एक डिफरेंट कॉलम चाहिए था, जो कि होना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं बनाया। तो हम क्या करेंगे, टीम को फिर परमिशन देंगे, व्यूज को मॉडिफाई करो और ये कॉलम ऐड करो। तो इस प्रकार से धीरे 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 हम एक्यूरेसी को बढ़ाएंगे। तो एक्यूरेसी को अगर देखा जाए तो आज की डेट में जितने भी एआई चैटबॉट्स या एआई टूल्स अवेलेबल है, तो पहली बात मैं पहले बार बार बता रहा हूँ कि 100% एक्यूरेट तो कोई नहीं है। लेकिन कोई 80% हो सकता है, कोई 90 हो सकता है, कोई 85 हो सकता है, 100 तो कोई नहीं है। तो हम जो एआई चैटबॉट बना रहे हैं, तो हम तो कभी प्रॉमिस ही मत करो कि 100% एक्यूरेट मैं दे दूंगा। अगर किसी ने प्रेशर डाला कि कितनी एक्यूरेसी का काम करोगे, तो आप सीधा ये बोल देना कि भाई 100% तो कोई एआई चैटबॉट या एलएलएम भी आज तक नहीं बना। लेकिन हाँ, आप 80% की गारंटी लो। सर 80% एक्यूरेसी तो मैं दूंगा, 80 से 85 दे दो। लेकिन ये बोलो कि सर वन टाइम भी नहीं होगा, टेस्टिंग और उसके बाद फीडबैक के बाद वो वहां तक आ जाएगा। तो एक्यूरेसी, अगर मान लो एक नॉर्मल लेवल पे अगर चेक करना, हाई लेवल पे, तो आप 100 प्रॉम्प्ट्स रेंडम टाइप का दे दो, और 100 में से आप ये देखो कितना एक्यूरेट बताए। अगर 100 में से वो 80 करेक्ट आंसर बताता है, तो आप एक थोड़ा सा एज्यूम कर सकते हो। लेकिन हालांकि ये तरीका नहीं है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक छोटा सा टेक्निक पता है कि आप ये ले सकते हो। फिर इसके बाद यूज स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट। तो जो प्रॉम्प्ट है वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। और जैसे मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बताया, वो ध्यान में रखो। तो उससे आपको पता चलता है कि प्रॉम्प्ट आपको मिनिमम वर्ड्स में देना है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैंने बताया था ना कि प्लीज, काइंडली, इस टाइप के बहुत सारे वर्ड को बिल्कुल मत लिखो, भूल जाओ, क्योंकि वो इंसान नहीं है। और जितना वर्ड लिखोगे तो आप जो है पैसे का तो नुकसान कर ही रहे हो। लेकिन अभी आप फ्री वाला यूज करो तो आपको पता नहीं चल रहा है, बट लेकिन उस सर्वर पे लोड जा रहा है। क्योंकि पूरे दुनिया में कितने लोग प्लीज और काइंडली वर्ड लिख के भेज रहे होंगे, उतने सारे वर्ड जो बिना मतलब के, लेकिन प्रोसेसिंग हो रही है उसकी, वो टोकन में कन्वर्ट हो रहे और सर्वर के ऊपर लोड आ रहा है। तो उसको थोड़ा सा वो करना, अवॉइड करना है। एंड अवॉइड सेंडिंग एंटायर डेटाबेस। ये तो गलती कभी नहीं करना है कि आप, मैं तो बोल रहा हूँ डाटाबेस टेबल भी नहीं भेजना है, कुछ नहीं भेजना है। हमको व्यूज बना के भेजना है, और व्यूज में कॉलम ने वही रखना है जो एक्सपोज किया जा सकता है। फिर भी अगर उसमें कुछ सीक्रेट चीजें होती है, जैसे किसी का लीव बैलेंस है, किसी का सैलरी बैलेंस है, तो फिर रोल चेक करना है, और रोल के हिसाब से एकदम प्रॉपर उसको ही वही इंफॉर्मेशन दिखाना है जो एलिजिबल है। तो ये एआई मॉडल ऑप्टिमाइजेशन का बात हो गया। अगला हम देखते हैं एग्जाम्पल रियल वर्कफ्लो। वर्कफ्लो इसमें क्या है हम ये देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए शो मंथली रेवेन्यू, एक यूजर ने ये मैसेज डाल दिया। तो इसमें एआई क्या करेगा, सबसे पहले मॉड्यूल डिटेक्ट करेगा कि भाई किस मॉड्यूल पे हमें जाना है। तो ये मॉड्यूल डिटेक्ट करेगा। तो हम किसको मॉड्यूल आ गया, सेल्स मॉड्यूल। तो सेल्स मॉड्यूल जैसे आ गया तो फिर ये क्या करेगा, स्कीमा लोड करेगा। सेल्स व्यूज, सेल्स व्यूज के जितने भी स्कीमा होंगे, उसमें कई व्यूज हो सकते हैं, मल्टीपल व्यूज हो सकते हैं, और एक एक व्यूज में बहुत सारे कॉलम हो सकते हैं। तो ये लोड करेगा। लोड करने के बाद क्या करेगा, एलएलएम से सिक्वल की क्वेरी जनरेट करेगा। और सिक्वल की क्वेरी जनरेट हो जाएगी तो फिर उसको वैलिडेट करेगा, और वैलिडेट करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा, और जो रिजल्ट है उसको रिटर्न करेगा। तो ये एक फ्लो जस्ट छोटा सा है जो यहाँ पर दिखा है, बट इसके पीछे जो बहुत सारी चीज हो रही है मैं बोल के समझा दे रहा हूँ। अब इसके बाद और इम्पोर्टेंट चीजें आ जाती है, मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग। ये तो कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें तो कंपलसरी होना ही चाहिए, मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग का सिस्टम। तो यहाँ देखते हैं कि ट्रैक, ट्रैक में हम क्या देख सकते हैं कि यूजर प्रॉम्प्ट्स क्या क्या दे रहे हैं। तो ये ट्रैकिंग क्यों करना पड़ता है, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि कई बार यूजर का प्रॉम्प्ट का रिजल्ट अगर गलत आ रहा है,
है ना? तो ये हमें भी तो देखना है कि यूजर कितने प्रकार के प्रॉम्प्ट दे रहे हैं। हो सकता है कि हमने वैसा व्यूज बनाया ही नहीं, प्रॉम्प्ट जेन्युइन आ रहे, यूजर ने गलत प्रॉम्प्ट नहीं दे रहा है, बट हमारे सिस्टम में वो व्यूज ही नहीं थे, जिसके कारण वो उसको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे, ऑल्टर कर देंगे उस व्यूज को। तो जनरेटेड सिक्वल क्वेरी को एक नज़र इसके ऊपर भी मॉनिटरिंग करेंगे। एग्जीक्यूशन टाइम भी हम देखेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूजर बहुत ज्यादा वेट नहीं करना चाहता, उसने अगर कुछ लिख के एंटर किया तो थोड़ी देर में उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो एग्जीक्यूशन टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है, जैसे अभी एक मेरे एप्लीकेशन में थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो मैं अभी ऑप्टिमाइज करने बैठूंगा। तो ऑप्टिमाइज करने बैठूंगा तो मैं पूरे एरिया को देखूंगा कि कहाँ मैं क्या चेंजेस कर सकता हूँ जिससे टाइमिंग कम लगेगी। और एरर्स के ऊपर तो डेफिनेटली हमको नज़र रखना ही है। तो लॉग्स जो करते हैं, इस लॉग्स में आपका एरर भी लॉग होता है, और ये एरर्स अगर कुछ आ रही है खास करके प्रोडक्शन में, तो आपको तुरंत देखना पड़ेगा और उसे फिक्स करना होगा। बेनिफिट क्या क्या होते हैं, आपका डेबगिंग इजीली हो जाता है, अगर कोई इशू है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग हो जाती है, तो आपकी परफॉर्मेंस किसी कारण से कम हो रही है, आपको पहले पता चल जाएगा, तो आप उसको समय रहते सही कर लोगे। एआई इम्प्रूवमेंट, तो आपका जो एआई चैटबॉट है धीरे धीरे इम्प्रूव होते चले जाएगा। तो ये जो वर्जनिंग आ रहा है, जैसे एआई चैटबॉट में आप लोग देखते हैं ना कि वर्जन आते रहता है। अभी जैसे मान लो 5.4 आ गया है, तो पहले तो ये बहुत पुराने वर्जन से स्टार्ट हुआ, तो वर्जन का मतलब है कि उसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है, उसमें चेंजेस होते जा रहे हैं। इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस के कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। जैसे कि मान लो यूज व्यूज नॉट टेबल, तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस आता है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी भी फ्यूचर में ऐसा काम करना पड़ा तो याद रखो कि आपको व्यूज यूज करना है, टेबल स्क्रिप्ट वगैरह, टेबल टेबल स्कीमा को बिल्कुल नहीं भेजना है। राइट मीनिंगफुल कॉलम नेम, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कॉलम नेम है मीनिंगफुल होने चाहिए। अगर आपको हेल्प चाहिए, अगर हेल्प चाहिए तो आप एआई टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो आपको सजेस्ट कर देगा कि मीनिंगफुल या एआई फ्रेंडली कॉलम नेम क्या हो सकते हैं, तो आप उसी नाम का आप रिनेम कर देना। प्रोवाइड क्लियर स्कीमा मेटा डेटा, तो आपके जो स्कीमास है, आपके जो मेटा डेटा है, ये सारी चीजें बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। राइट। तो ये आपके स्कीमा आप जो बनाते हो। दूसरा, मेटा डाटा में आपका जो वेक्टर सर्च होता है उसमें से भी डाटा आता है, कुछ आप हिस्ट्री से उठाते हो। तो आपका जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना, उसमें बहुत सारी चीजें रहती है, तो वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, अनवांटेड वर्ड्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको उसमें बार बार डॉट कॉमा ये सब भी नहीं लगाना है। तो ये सब चीज को ध्यान देना है। वैलिड सिक्वल बिफोर एग्जीक्यूशन, तो हमेशा जो है आपको एक मेथड बनाना पड़ता है जो आपके सिक्वल क्वेरी को वैलिडेशन चेक करता है। अगर वैलिड होगा तभी उस डाटाबेस में उसको रन करना, अदरवाइज नहीं करना है। एंड लॉग एआई इंटरेक्शन, तो एआई इंटरेक्शन जो है उसका लॉग होना चाहिए। तो लॉग होने से क्या होता है कि अगर कुछ उसमें गड़बड़ हो रहा है, कहीं पर कुछ चीजें ब्रेक हो रही है, रिपोर्ट गलत आ रही है, रिजल्ट गलत आ रहा है, तो आप उसको देख सकते हो और उसको फिक्स कर सकते हो। कॉमन मिस्टेक, जनरली कॉमन मिस्टेक क्या हो जाता है कि कई लोग क्या होते हैं, पूरे डाटाबेस का स्कीमा ही भेज देते हैं। अगर उनको आइडिया नहीं है, पहली बार बना रहे हैं, तो डाटाबेस का स्कीमा दे दिए। अच्छा, कई बार रिजल्ट भी सही आ जाता है, वो बोलते हैं कि मैंने काम बहुत सही कर दिया। लेकिन ये कभी नहीं करना है कि आप पूरे डाटाबेस का स्कीमा को सीधा सेंड कर दिए। अलाउिंग अनसेफ क्यूरी, तो अनसेफ क्यूरी को बिल्कुल अलाउ ही नहीं करना है। तो ये कैसे होगा कि जब आप वैलिडेशन करोगे, आप प्रॉपर वैलिडेशन करोगे, तो ऐसी क्यूरीज आपकी रुक जाएगी। नो सिक्वल वैलिडेशन, तो आपका अगर सिक्वल वैलिडेशन अगर नहीं रखे हो तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। अलाउिंग अनसेफ में प्रॉम्प्ट के ऊपर भी अगर देखा जाए, तो अनसेफ में कुछ ऐसे वर्ड्स जा सकते हैं जो आपके कंप्लायंस के खिलाफ है। एआई आप यूज कर रहे हो, एलएलएम कॉल कर रहे हो, लेकिन आप ये परमिशन नहीं दे सकते कि वो कुछ भी लिख रहा है, गाने लिख रहा है, कुछ गलत चीजें लिख रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, बहुत ज्यादा कॉपी पेस्ट कर दे रहा है पूरा डाटा को, वो भी नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, करेक्टर लिमिट लगा देते हैं। भाई आपको मैं 200 करेक्टर दिया या 150 करेक्टर दिया, तो अब जो क्वेश्चन पूछना है 150 करेक्टर का बस लिखो, उससे ज्यादा तो टाइप ही नहीं होगा। मैं वहीं पर प्रोटेक्शन लगा दिया, उससे ज्यादा आप टाइप नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजें आपको करनी जरूरी है, तो ये गलतियां कर देते लोग। टू कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स डाल देते हैं। तो मैंने बताया था कि नीट एंड क्लीन बहुत ही छोटा होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए जो भी प्रॉम्प्ट है। अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के हिसाब से आपका प्रॉम्प्ट होना चाहिए। मिक्सिंग मॉड्यूल्स, तो मॉड्यूल्स को एकदम से मिक्स नहीं करना है। अगर वो मॉड्यूल्स की बात हो रही है कि सेल्स मॉड्यूल अलग है, परचेज मॉड्यूल अलग है, तो डेफिनेटली अलग है। तो कभी ऐसा नहीं करना है कि आपने कुछ ऐसे व्यूज बना दिया जिसमें कुछ अपने सेल्स का उठा लिया, कुछ परचेस का उठा लिया, इस टाइप से नहीं करना है।
नहीं तो आपकी क्यूरी गलत बनेगी, और क्यूरी गलत बनेगी तो वो रन ही नहीं होगी। फ्यूचर एनहांसमेंट, तो ये बहुत जरूरी है। जब भी कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, फ्यूचर एनहांसमेंट का पॉइंट्स हम जरूर रखते हैं। तो फ्यूचर एनहांसमेंट के जो पॉइंट्स हम जो पहले से प्लान करके रखते हैं वो क्या क्या हो सकता है, जैसे एग्जांपल के लिए एआई पावर्ड ईआरपी एनालिटिक्स। तो आप ईआरपी एनालिटिक्स, अगर ईआरपी में आप एआई चैटबॉट बना रहे हैं तो आप ये बना सकते हो, या इसको पहले से प्लान कर सकते हो कि बाद में मुझे ये बनाना है। वॉइस क्यूरी, तो पहले जब मैं भी बनाया था तो उसमें मैंने वॉइस का नहीं सोचा था, बट वो बन गया था, उसके बाद मैंने प्लान किया और मैंने वॉइस सर्विस को इंटीग्रेट किया। तो यानी कि आप जो टाइप कर रहे हो आप बोल के भी कर सकते हो। फिर मल्टी डाटाबेस ज्वाइंस, तो मल्टी डाटाबेस ज्वाइंस ईआरपी एप्लीकेशन या माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर की अगर बात कर रहे हैं, तो ये माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में तो डिफिकल्ट आता है, बट लेकिन ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको डाटाबेस ज्वाइन करना ही पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में आपके पास एक और ऑप्शन है कि आपको बैकएंड का एक और डाटाबेस सर्विस लेना पड़ेगा, या डाटा ब्रिक्स या कोई भी एजोर की सर्विस ले सकते हैं। और यहाँ पर जो भी आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है वो वहां पर जाएगा, लेकिन वहां पर आपको आजादी रहेगा कि आप ज्वाइन कर सकते हो अलग अलग डाटाबेस को आपस में। ऑटो रिपोर्ट जनरेशन, तो ये आपको डालना बहुत जरूरी है कि आपके जो रिपोर्ट्स है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आपके जो एनालिटिक्स है वो प्रिडिक्टिव होना चाहिए, तो वो पैटर्न देख करके बताया था ना कि आगे का भी आपको ये बता देंगे। तो ये सारे एनाउंसमेंट के पॉइंट्स है जो आप रख सकते हो एआई चैटबॉट जब आप डिजाइन कर रहे हो। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एआई मॉडल अवेलेबल ऑन एजोर ओपन एआई। तो एजोर ओपन एआई में जो मॉडल्स है यहाँ सामने लिखा हुआ है, लेकिन लेटेस्ट तो कुछ और है, यहाँ पर अभी आ नहीं पाया। लेटेस्ट में जैसे जीपीटी 5.3 मिनी भी आ गया, और मैं अपने एप्लीकेशन में पहले यूज किया था जीपीटी 4o मिनी। क्यों यूज किया था, सस्ता है, बहुत ही लो कॉस्ट है। और जब बनाने हम बैठते हैं पहली बार तो हमें ये डर लगता है कि हमारे कुछ ऐसी गलती हो गई, डाटा फ्लो अगर इतना ज़्यादा हो गया और अचानक बिल आ गया 40,000 का, 50,000 का, 2 लाख का, तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, जीपीटी 4o मिनी लेते क्योंकि लो कॉस्ट है। लेकिन मेरी जो टीम मेंबर्स है उनको भी मैंने बताया कि हमें कैसे बचाना है, डेबगिंग कैसे करना है। अगर एक बार वहां से एम्बेडिंग मॉडल कॉल करके प्रॉपर काम हो गया, उस कोड को कमिट कर दो, फिर आप रन करके आगे जंप करके आगे का काम करो। क्योंकि आपको अगर मान लो 3 बार मॉडल कॉल हो रहा है और आपके टोकन्स इन आउट लग रहे 3 बार, तो डेफिनेटली एक काम अगर कंप्लीट हो चुका है तो आपको कमेंट कर दो, फिर दूसरा हो गया उसको कमेंट करो, फिर तीसरा करो, तीसरा हो गया, एक बार फुल चलाना एक साथ, तब फिर एक बार चलाओ। तो कुछ आपको टेक्निक यूज करनी पड़ेगी जब आप डेवलपमेंट करते हो, जब आप डेबगिंग करते हो, तो इससे आपका कॉस्ट सेविंग हो जाता है। तो मॉडल तो सबसे पहले आपको लोएस्ट ही लेना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। हाँ, बट फिर मैंने क्यों गया 5.0 मिनी पे, ये भी बता देता हूँ कि इसकी एक्यूरेसी कम थी। तो जब मैं इसमें यूज कर रहा था तो मुझे दिक्कत आ रहा था कि कुछ प्रॉम्प्ट चल जाते थे, कुछ प्रॉम्प्ट चलते नहीं थे। तो मैं थोड़ा सा देख रहा था कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन बाद में फिर मैंने जो जीपीटी 5 मिनी यूज किया तो फिर उसके बाद 100% सारे प्रॉम्प्ट प्रॉपर चलने लगे थे। तो ये मॉडल जो है कॉस्ट को लेके भी डिसाइड कर सकते हैं। सेकंड चीज है कि हम क्या काम कर रहे हैं उसके ऊपर भी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर लिखा भी है, जैसे जीपीटी 4o जो है एडवांस रीजनिंग और एंटरप्राइज चैटबॉट है। तो रीजनिंग से रिलेटेड अगर चीज है तो वो हम यूज कर सकते हैं। जीपीटी 4o मिनी जो है फास्ट कॉस्ट एफिशिएंट, तो मैंने अभी बताया था कि कॉस्ट एफिशिएंट है। जीपीटी 3.5 टर्बो जो पहले आता था, बेसिक चैटबॉट टास्क है कि यानी सिंपल हेलो हाय या कुछ इस टाइप से चैटिंग करना है, तो आप सिंपल ये यूज कर ले, बहुत ही सस्ता था। फिर उसके बाद टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 लार्ज, ये वाला जो मॉडल्स है ये जरूरी होता है वेक्टर सर्च एंड आरएजी के लिए। तो जब हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, एम्बेडिंग में, तो उसके लिए एम्बेडिंग में कन्वर्ट करने के लिए ये मॉडल को कॉल करना पड़ता है। तो चैटबॉट में ये मॉडल लेना बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें भी 2-3 प्रकार के मॉडल आते हैं। जैसे ये लार्ज है, ऐसे मीडियम भी आता है, तो उसके जो प्राइस है थोड़े कम होते हैं। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा एम्बेडिंग मॉडल आपको यूज करना है। हालांकि ये एम्बेडिंग मॉडल तो केवल कॉस्ट को देख करके डिसाइड नहीं करना रहता है। आप जो वेक्टर डीबी बनाए वहां पर आपका जो डाटा है, एम्बेडिंग डाटा है, वो स्टोर हो रहा है, उसकी रेंज क्या है। जैसे मान लो मैंने पोस्टग्रेस इक्वल सर्वर यूज किया और उसके अंदर मैंने वेक्टर डाटाबेस बनाया, तो उसकी रेंज थी 1024। तो 1024 काफी कम होता है, लेकिन मैंने पैसा बचाने के लिए वही यूज किया।
तो 1024 के हिसाब से मैंने एम्बेडिंग मॉडल यूज किया। लेकिन अगर मान लो कि आप ओपन एआई सर्च यूज करते, तो उसका जो रेंज होता है वो बहुत ज्यादा होता है, करीब 3450 के आसपास चले जाता है। तो अगर आप वो यूज करोगे तो आपको एम्बेडिंग मॉडल चेंज करना पड़ेगा, जो उतना कन्वर्ट करके देगा उतने बड़े डाटा को। तो जितना ज्यादा एम्बेडिंग डाटा होगा उतनी एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ती है। बट आप डिसाइड कर सकते हैं कॉस्ट को लेकर के कि आपका काम किस में चल जाएगा। तो ऑलवेज लोअर से चालू करो। जब आपको लग रहा है कि इससे काम नहीं हो रहा, देन हायर पे जाओ। और डाले करके जो मॉडल्स है इसका इस्तेमाल होता है अगर आप इमेज जनरेट कर रहे हो। जैसे आप चैट जीपीटी को से इमेज जनरेट करते हो, एडिटिंग करते हो, तो वो पीछे जो एलएलएम है उसमें, डाले एलएलएम है, उसके पास रिक्वेस्ट चली जाती है और वो इमेज जनरेट करके आपको देता है। अच्छा, कई बार आपने चैट जीपीटी में भी देखा होगा कि इमेज जनरेशन जैसे आज हो रहा था, इमेज जनरेशन फेल हो जा रहा था, मैसेज आ रहा था कि सर्विस नॉट अवेलेबल या फेल, इस टाइप से मैसेज बार बार आ गया। लेकिन उस समय मैं कुछ टाइप करके इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, वो आ रहा है। तो मतलब ये प्रूफ होता है कि चैट जीपीटी कोई एक सिंगल मॉडल से करेक्ट नहीं है, बहुत सारे मॉडल्स है और अलग अलग काम करने के लिए मॉडल है। इसीलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलता है ना कि पहले आप वो एक लाइन लिखो, ताकि आपका जो बाकी का जो प्रॉम्प्ट है वो सीधे उस मॉडल तक चले जाए। तो यहाँ जो मॉडल दिखाई दे रहा है, जीपीटी 4 ओ मिनी है या जीपीटी 5 ओ मिनी है, ये भी अपने आप में अकेला एक नहीं है। इसके पीछे भी मल्टीपल एजेंट है जो काम कर रहे हैं। अब हम देखते हैं यूजिंग एम्बेडिंग्स फॉर स्मार्ट सर्च। तो जैसे कि मान लो ये एम्बेडिंग मॉडल जो है हम ये यूज कर रहे हैं, तो ये एग्जैक्ट क्या काम करेगा। तो जैसे डॉक्यूमेंट्स है और स्कीमाज है, तो एम्बेडिंग मॉडल्स में इसको भेजा जाता है। एम्बेडिंग मॉडल क्या करता है, एम्बेडिंग कोड कन्वर्ट करता है, जो सिमेंटिक सर्च के लिए यूज होता है, राइट। तो फिर उसको क्या करते हैं, वेक्टर डाटाबेस में हम रख लेते हैं। तो वेक्टर डाटाबेस में रखेंगे तो जब बाद में उसमें सर्च करेंगे तो सिमेंटिक सर्च होगा, और जो डाटा आएगा वो एलएलएम के प्रॉम्प्ट पे जाएगा। हालांकि कॉन्टेक्स्ट में ऐड करके देते हैं, डायरेक्ट एलएलएम को नहीं देते। तो जो भी वेक्टर डीबी से डाटा आता है उसका भी पिक करते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा 100% डाटा उठा लेना है, नहीं तो आपका कॉन्टेक्ट बहुत भारी हो जाएगा, आपका पैसा चले जाएगा। तो हम क्या करते हैं, रैंकिंग करते हैं। रैंकिंग करके डिसाइड करते हैं कि अगर वेक्टर सर्च में अगर हमारे पास 50 डाटा आ गया और हमने बोला कि भाई डाटा कितना भी आए मुझे टॉप 10 ही उठाना है, तो टॉप 10 रैंकिंग के डाटा को उठा के आप कॉन्टेक्ट में डाल के भेज सकते हो। इससे बेनिफिट्स क्या होता है, बेटर सर्च रिजल्ट है। अब बेटर सर्च रिजल्ट है, ये मैं समझा देता हूँ क्यों है। क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जिसका जवाब एलएलएम के पास नहीं है, जैसे पॉलिसी से रिलेटेड है या ऐसा कोई डाटा है जो केवल आपकी कंपनी में ही है, बाहर है ही नहीं डाटा, तो वो एलएलएम तो नहीं दे पाएगा जवाब। तो फिर ये आपका जो है सर्च वगैरह को और अच्छा बना देता है, क्योंकि आपको वो भी रिजल्ट मिलने लग जाता है। तो इसलिए इसको यूज किया जाता है। फास्टर स्कीमा रिट्रीवल है, बहुत फास्ट वर्क करता है। सपोर्ट्स लार्ज ईआरपी सिस्टम। लार्ज ईआरपी सिस्टम में क्या होता है कि बहुत सारी पॉलिसीज होती है, बहुत सारी चीजें होती है, जो कंपनी की चीजें उसमें डाल करके होते हैं, एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो ये सारा चीज को उठा करके हम क्या करते हैं, वेक्टर डिबी में डाल देते हैं। और देन उसके बाद जब सर्च आता है, एम्प्लॉयज का हो या कस्टमर्स का हो, तो उसको प्रॉपर रिजल्ट मिलता है, पूरी मिलती है। सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस इन एजोर एआई। अब एजोर एआई, एजोर जैसे मैं यूज कर रहा हूँ अगर एआई चैटबॉट के लिए, तो मैं उसमें एजोर की वर्ड यूज करूंगा। मेरे जितने भी सीक्रेट्स है, कनेक्शन स्ट्रिंग्स है ना, ये सारी चीजें जो है, पासवर्ड वगैरह है, ये सब चीजें मैं कहाँ रखूंगा, एजोर की वर्ड्स में रखूंगा। फिर प्राइवेट नेटवर्क एक्सेस रहेगा। प्राइवेट नेटवर्क एक्सेस का मतलब है कि जो इंटरनल कम्युनिकेशन हो रहा है, क्योंकि हम एपीआई के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मेरा एलएलएम है, एलएलएम को मेरा बैक एंड की सर्विस कॉल कर रही है थ्रू एपीआई, तो वो प्राइवेट नेटवर्क में रहेगी, वो पब्लिकली बिल्कुल नहीं रहेगी। मैनेज्ड आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन। मैनेज्ड आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि मैंने जो एलएलएम बना के रखा हुआ है उसको मैं परमिशन दूंगा कि ये पर्टिकुलर मेरी बैकएंड की सर्विस है, इससे कॉल आएगा तभी तुमको जवाब देना। तो इस प्रकार के हम क्या करते हैं, दो सर्विस को आपस में ऑथेंटिकेट कर देते हैं। उसको बोलते हैं मैनेज्ड आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन। फिर इसके बाद है कंट्रोल एक्सेस विद द रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, आरबीएसई। तो आरबीएसई का मतलब ये है कि जैसे मेरे कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय है, बट मेरे टीम में दो लोग काम कर रहे हैं एआई चैटबॉट में, तो मैं क्या करूंगा, उनको परमिशन दूंगा। IAM करके एक ऑप्शन होता है एजोर में हर सर्विस पे, वहां पर जब मैं एम्प्लॉय को रोल असाइन कर दूंगा, तो वो फिर उस एआई चैटबॉट को यूज कर पाएंगे, बैकएंड की सर्विस को यूज कर पाएंगे। एपीआई गेटवे ऑलवेज यूज करना चाहिए सिक्योरिटी के पर्पज से,
कोई भी एपीआई जो है बिना एपीआई गेटवे के एक्सपोज नहीं होना चाहिए। तो एआई चैटबॉट की भी जो एपीआई है हम कहाँ मैप करेंगे पहले, एपीआई गेटवे में। रेट लिमिटिंग लगाएंगे। रेट लिमिटिंग इसलिए लगाएंगे कि आपको परेशान करने के लिए अगर कोई हैकर्स है या एक्सटर्नल कोई यूजर है, बहुत ज्यादा अगर हिट मार के आपका पूरा सर्वर को डाउन ना कर दे, आपका चैट बोर्ड को क्रैश ना कर दे, तो रेट लिमिटिंग लगाते हैं। या अनवांटेड या बहुत तेजी से अगर रिक्वेस्ट अगर सिंगल आईपी से आ रही है, तो ऑटोमेटिकली उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ये सारी सुविधाएं जो होती है ना, रेट लिमिटिंग हो गया, थ्रॉटलिंग हो गया, ये सारा चीज जो एपीआई गेटवे में ऑलरेडी अवेलेबल है। इसीलिए एपीआई गेटवे अगर आप यूज करते हो तो आप काफी सिक्योर हो जाते हो, बट आपको पॉलिसी सेट करनी पड़ती है उसके हिसाब से। इसके बाद आता है मॉनिटरिंग एआई चैटबॉट। आपको मॉनिटरिंग करने के लिए कौन कौन से टूल अवेलेबल है। अगर मैं एजोर की बात करता हूँ तो एजोर मॉनिटर जो बहुत ही पॉपुलर है, ये यूज कर सकते हो। एप्लीकेशन इंसाइट यूज कर सकते हो, तो जितनी भी एपीआई कॉल हो रही है वो आपको एप्लीकेशन इंसाइट में दिखा देगी। फिर एजोर लॉग एनालिटिक्स आप यूज कर सकते हो। तो जो भी आपके एक्सेप्शन वगैरह आ रहे हैं तो वो लॉग्स होते हैं। अगर आप एआई चैटबॉट जैसे सी शार्प में बना रहे हो, डॉट नेट में बना रहे हो, डॉट नेट कोर में, या फिर आप बना रहे हो पाइथन में या जावा में बना रहे हो, तो डेफिनेटली आप लॉग वगैरह तो राइट करोगे, ट्राई कैच ब्लॉक लगाओगे। तो ये सारा चीज आपका लॉग एनालिटिक्स में आप देख सकते हो अगर कोई इश्यूज आती है। तो आपके यूजर क्यूरी को भी आप ट्रैक कर सकते हो। आप एआई रिस्पॉन्स वगैरह को ट्रैक कर सकते हो। और आपका सिक्वल जनरेटेड जो डाटा है उसको देख सकते हो, और एरर्स वगैरह कुछ आ रही है इसको, तो मॉनिटरिंग आपको लगानी पड़ती है। और ये मॉनिटरिंग से हमको फिर पता चलता है कि कौन सी एपीआई स्लो चल रही है, कौन सी एपीआई बार बार फेल हो रही है, तो हम फिर उसको आइडेंटिफाई करके तुरंत फिक्स करने का ट्राई करते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। तो मैंने तुमको बताया था कि जब कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैंने भी सबसे पहले GPT-4 मिनी यूज किया था, लेकिन बाद में जब मुझे थोड़ी एक्यूरेसी और चाहिए थी तो मैं ऊपर गया। तो कभी भी जो है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे आपको फुल फोकस रखना है। कैशे आपको यूज करना है। कैशे इसलिए यूज करना है कि अगर सेम टू सेम, अगर मान लो कमांड बार बार आ रहा है, हो सकता है एक ही यूजर के कारण आ रहा है और हो सकता है मल्टीपल यूजर के कारण आ रहा है। जैसे किसी ने लिख दिया शो वेंडर लिस्ट, लेकिन पता चल रहा है कि उसी समय 10 यूजर अलग अलग मशीन से सेम मैसेज डाल दिए। तो एलएलएम क्या सबके लिए बार बार जनरेट करेगा? नहीं। तो पहला यूजर का जब वो मैसेज आया तो अगला यूजर का सेम मैसेज आएगा, वो कैशिंग में चेक करेगा, कैशिंग में अवेलेबल है, प्रॉम्प्ट एकदम मैच कर रहा है, तुरंत क्यूरी चला करके वो डाटा दे देगा। एलएलएम और वेक्टर डीबी का सर्च रुक जाएगा वहां पर, वहां तक जाएगा ही नहीं। तो आपका क्या हो गया, उतना पैसा बच गया, कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो गया। फिर लिमिट प्रॉम्प्ट साइज, तो प्रॉम्प्ट साइज है उसको लिमिट करना, जैसे मैंने बताया था 150 करेक्टर का मैंने लिमिट लगा दिया कि यूजर अगर टाइप करेगा तो 150 करेक्टर से ऊपर ज्यादा टाइप ही नहीं कर सकता। नहीं तो अदरवाइज लोग तो सीधा कॉपी पेस्ट मारते हैं चैट जीपीटी में, मैं भी करता हूँ, क्या करेंगे। या पूरा रेज्यूम है 8 पेज का, कॉपी की और पेस्ट कर दिया और उसको पूछ रहे हैं। या आप कोड है बना के रखे बहुत सारा एक साथ दे दिए, जिप फाइल बना के डाल दिए। तो वो तो खैर अभी फ्री है करके चल रहा है। जिस दिन वो पैसा लेने लगेगा टोकन बेस पे, तो सब हो जाएगा ठीक। पर वो दिन जल्दी आएगा। यूज एम्बेडिंग टू सेंड ओनली रिलेवेंट स्कीमा। तो जब वेक्टर डीबी में जब हम डालते हैं ना चंक्स बना करके, पहली बात तो चंक्स बनाना पड़ता है, और चंक्स की जो साइज होती है ना, वो भी डिफाइन करना पड़ता है कि क्या रखना है। और जब हम चंक्स बना रहे किसी डाटा का या डॉक्यूमेंट का, तो फिर वो रिलेवेंट ही डालना है, यानी कि आपको उसमें ऐसा नहीं डालना है कि आप कुछ भी डाल रहे हैं। दूसरा चीज है कि एम्बेडिंग से, यानी कि वेक्टर सर्च से भी जो आपको डाटा आ रहा है, तो वो भी आप रैंकिंग के हिसाब से टॉप का बस उठाना है। तो ये सारा चीज अगर आप काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आप कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर लोगे, और आप कम से कम बजट में आप इसको रन कर सकते हो। एआई टोकन वॉलेट एंड रिचार्ज सिस्टम, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप यूजर को या आपके क्लाइंट को परमिशन दे रहे हो उसको यूज करने के लिए, तो फ्री में दे रहे हो तो बात अलग है, बट अगर फ्री में नहीं दे रहे हो तो आपको ये रखना पड़ेगा। तो टेनेंट टोकन वॉलेट क्या होता है कि आप इसमें टोकन को डाल लेते हो। जैसे मैंने किसी को डाल दिया 12 लाख का टोकन, एक एक प्रॉम्प्ट में अगर मान लो 3000 टोकन यूज हो रहे, तो मैंने 12 लाख डाल दिया। तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे यूज करते जाएगा, टोकन यहाँ से माइनस होते जाएगा। ठीक है। टोकन पैकेजेस, पैकेजेस मतलब है कि जैसे अभी लास्ट प्रोजेक्ट में मैंने बनाया कि मैंने पैकेज बनाया रिचार्ज के लिए, कि अगर उसका टोकन खत्म हो गया तो वो रिचार्ज कैसे करेगा। रिचार्ज करने के लिए प्लान रहेगा ना कि उसको कौन सा प्लान चाहिए। तो अलग अलग प्लान होते हैं और वो प्लान के प्राइस अलग होते हैं, और उसमें टोकन की क्वांटिटी अलग होती है।
तो जो उसको प्लान उसके बजट में उसको सेलेक्ट करेगा, पेमेंट करेगा, तो अपने आप टोकन क्या होगा इसमें फिर से जाकर के ऐड हो जाएगा। टोकन रिचार्ज हिस्ट्री ये भी मैंने प्रोवाइड कर दी है कि अगर मान लो कि जैसे वो देखना चाहता है कि मैंने कब कब रिचार्ज किया था, कितना कितना टोकन मिला था, तो ये सब चीजें हमें टेबल बनानी पड़ती है। तो एआई चैटबॉट सर्विस के लिए आप एक अ, अलग से आप टेबल्स बना कर रखो। आपको हो सकता है कि 10-12 टेबल की जरूरत पड़ेगी ये सब चीजें करने के लिए, आपको बनाना ही पड़ेगा ताकि आप उसको मेंटेन कर सको। ठीक है। पर रिक्वेस्ट कॉस्ट ट्रैकिंग, तो इसके लिए आपको ये देखना पड़ता है कि मॉडल यूज्ड, फिर उसके बाद देखना पड़ता है कितने टोकन कंज्यूम हुए, इनपुट और आउटपुट यूजेस क्या है, मतलब टोकन इसमें लगता है इनपुट टोकन आउटपुट टोकन, कॉस्ट पर रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट पे कितनी कॉस्ट आ रही है, डेली और मंथली बिलिंग समरी। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं एग्जैक्ट, तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि अगर एक प्रॉम्प्ट दे रहे हैं तो उसका एवरेज कितना टोकन लग रहा है, कितना टोकन मतलब इन टोकन प्लस आउट टोकन। तो मान लो मेरा लग रहा है 3000, एक प्रॉम्प्ट लिखिए, लेकिन एग्जैक्ट हर बार 3000 नहीं लगेगा, 3000 में एवरेज निकाल रहा हूँ, कभी हो सकता है 2500 होगा, कभी 3200 होगा। लेकिन एक अगर हमने 50 50 टाइम्स अगर मान लो प्रॉम्प्ट देख के चेक किया है और जो टोकन लगे उसका एवरेज निकालेंगे, तो सपोज 3000 एवरेज आ रहा है, तो एक प्रॉम्प्ट पे 3000 हमको लग रहा है। तो हम क्या चेक करते हैं कि मॉडल की प्राइसिंग क्या है। तो मॉडल की प्राइसिंग में हमें ये पता चल जाता है कि कितना टोकन पे कितना पैसा लगेगा। तो हमें ये पता चल जाता है कि एक प्रॉम्प्ट पे हमारा कितना पैसा लग रहा है। सपोज एक प्रॉम्प्ट पे मेरा जो है करीब 3 पैसा लग रहा है एक प्रॉम्प्ट पे डालने पे। तो फिर अगर मान लो वो 2 घंटा अगर बैठ के चेटिंग कर रहा है या प्रॉम्प्ट डालते जा रहा है, तो कितना हो सकता है, 2 रुपया होगा, 10 रुपया होगा कि 5 रुपया होगा, इस प्रकार से बिलिंग उसकी बनती है। लेकिन ये सब कैलकुलेट किस लिए करना पड़ता है कि प्रोफेशनली आपको उससे पैसा लेना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो यूज कर रहा है उसका एक्चुअल बिल मेरा कितना बना है, और दूसरा चीज है कि मैं प्रॉफिट जोड़ करके उससे कितना पैसा चार्ज करूंगा। तो ये सब चीज के लिए ये जो है मॉडल्स हमको बनाने पड़ते हैं। और अब इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका एक प्रॉम्प्ट पे आपका कितना कॉस्ट आ रहा है, ये मतलब कितने टोकन लग रहे हैं और टोकन से आपका निकलेगा कॉस्ट, ये आपको पता होना चाहिए। और मॉडल के हिसाब से रेट चेंज होते हैं, जैसे हायर मॉडल पे जाएंगे तो टोकन का रेट चेंज हो जाएगा, प्राइस चेंज हो जाएगा। चैट सेशन मैनेजमेंट जो है ये भी बहुत जरूरी है। चैट सेशन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आपके जो कन्वर्सेशनल हिस्ट्री है वो स्टोर होनी चाहिए। अगर मान लो कि आप दूसरे दिन भी आकर के चालू करते हैं एप्लीकेशन और आप पुराना हिस्ट्री देखना चाहते हो, तो आपका हिस्ट्री जो है बड़ी आसानी से मिल जाना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट अवेयर रिस्पॉन्स, कॉन्टेक्स्ट अवेयर रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि आप जब कॉन्टेक्स्ट जब भेज रहे थे एलएलएम को, तो मैंने बताया था कि कुछ पोर्शन हमको हिस्ट्री से उठा के भेजना पड़ता है अगर वो हिस्ट्री बनी हुई तो, ताकि आपकी एक्यूरेसी रह सके। रेज्यूम ओल्ड चेट्स, ओल्ड चेट्स हमेशा आपको रेज्यूम करके रखना है, आपको प्रिजर्व करके रखना है। यूजर वाइज सेशन आपका होना चाहिए, मतलब जैसे कि कोई दूसरा यूजर लॉगिन करेगा तो उसके सेशन दिखाई देंगे, मैं लॉगिन करूंगा तो मेरे सेशन दिखेंगे। एक्टिव सेशन मॉनिटरिंग, फिर इसके बाद देखते हैं कि टेबल्स में चैट सेशन, चैट मैसेज करके हम टेबल बना सकते हैं जिसमें हम इसको हैंडल करेंगे। चैट जीपीटी में भी आप लोग देखते हो ना, लेफ्ट साइड में सेशन बनते हैं, और किसी भी सेशन में जैसे क्लिक करते हो आपका जो चैट हिस्ट्री है तुरंत रीलोड हो जाता है। तो सेम इस प्रकार का आपको सुविधा देना चाहिए एआई चैटबॉट आप बना रहे तो। एआई ऑडिट एंड गवर्नेंस, ये भी बहुत जरूरी होता है। जब भी एआई पे आप काम करोगे तो आपको ये देखना पड़ता है, जैसे कि प्रॉम्प्ट आस्क्ड, ये ट्रैक करने की क्या क्या प्रॉम्प्ट पूछा गया, सिक्वल जनरेटेड है कि नहीं, एग्जीक्यूशन टाइम उसका क्या है, रोज रिटर्न हो रहे कि नहीं हो रहे, कितने हो रहे, कितने करने चाहिए, एरर्स अगर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ब्लॉक्ड अटेम्प्ट ऐसा कुछ उसको मिल रहा है क्या, तो ये इस टाइप की चीजें रहती है। तो आप उसके लिए भी टेबल बना सकते हो जिसमें आप इसको स्टोर कर सकते हो। और मैंने ये भी बताया था कि फीडबैक का सेक्शन भी मैंने दिया था, ताकि वहां पर फीडबैक का बटन दबाया जा सके। लेकिन हालांकि उसमें एक रिमार्क का भी ऑप्शन आता है कि अगर कोई डालना चाहे तो डाल सकता है, अदरवाइज केवल बटन भी दबाएगा तो मेरे पास डाटा अपने आप कैप्चर हो जाएगा कि उसने प्रॉम्प्ट क्या डाला था, उसकी क्वेरी क्या बनी, रिजल्ट क्या आया था, वो डाटा मुझे दिखाई देगा। तो ये बनाना जरूरी है आगे अगर आपको और एनहांस करना है और इसको अच्छा बनाना है तो।
एंटरप्राइज सिक्योरिटी लेयर्स, ये अगर हम देखते हैं, जैसे एग्जांपल रीड ओनली सिक्वल मोड, तो हमेशा जो है रीड ओनली ही हमको यूज करना है। जैसे मैंने बताया था कि सेलेक्ट क्यूरी हमेशा यूज करना है, तो हम क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, डिलीट हो गया, ड्रॉप हो गया, अपडेट हो गया, ऑल्टर हो गया, ये सबको ब्लॉक कर देते हैं। ये सिस्टम रूल बना के देते हैं, तो फिर वो कभी आपको ऐसा क्यूरी बना के नहीं देगा, क्योंकि हमने सिस्टम रूल बना दिया। और ये हर प्रॉम्प्ट पे जाते रहता है, सिस्टम रूल करे सब, है ना। टेनेंट रो सिक्योरिटी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मल्टी टेनेंट में काम कर रहे हो, तो मल्टी टेनेंट में काम करने से क्या होता है कि एक टेबल में अलग अलग टेनेंट यानी क्लाइंट के डाटा रहते हैं सिंगल टेनेंट के, सिंगल टेबल के अंदर। तो अगर मान लो कोई यूजर कोई डाटा देख रहा है, तो उसको उसी टेनेंट का ही डाटा दिखना चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं कि टेनेंट आईडी पास कर दे कंपलसरी। जैसे मैं बताया ना कि व्यूज बनाया मैंने, तो व्यूज बनाया, व्यूज के टेबल कॉलम नेम लिखा, और जब वहां से सिक्वल क्वेरी बन के आती है, तो मैं उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ टेनेंट आईडी, ताकि मतलब ये सिक्योरिटी मेरे मैं यूज कर सकूं कि दूसरे टेनेंट का डाटा गलती से ना चले जाए किसी और टेनेंट के यूजर के पास। फिर इसके बाद है प्रॉम्प्ट सैनिटाइजेशन। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है कि अगर कोई प्रॉम्प्ट आ रहा है तो उसको आप सैनिटाइज कर लो। पहले आप एक मेथड बना के उसको हल्का सा चेक कर लो, उसमें अगर किसी प्रकार का वल्नरेबिलिटी हो गई या किसी प्रकार का कोई इशू दिखाई देता है, आप उसको वहीं पर रोक सकते हो। दूसरा, आप प्रॉम्प्ट डालते समय ये भी चेक करते हो कि टोकन अवेलेबल है कि नहीं, तो वो भी पहले चेक करना रहता है। अगर बैलेंस टोकन है प्रॉपर, तभी आपको वो आगे बढ़ाना है प्रोसेस, नहीं तो आपको वहीं पर रिटर्न मैसेज कर देना है। एपीआई ऑथेंटिकेशन, जैसे जेडब्ल्यूटी टोकन मैंने कंपलसरी किया हुआ है, तो जेडब्ल्यूटी टोकन आपको ऑलवेज यूज करना है एपीआई ऑथेंटिकेशन के लिए। रोल बेस्ड एक्सेस, आरबीएसई, मैंने बताया कि एजोर पे काम कर रहा हूँ, तो मैं एक्टिव डायरेक्टरी ऑथेंटिकेशन यूज कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरे वही यूजर उसको काम कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे जो मेरे एक्टिव डायरेक्टरी में है। अगर उसमें जो मॉडिफिकेशन करना है, डेवलपमेंट टीम जो काम कर रही है उसके लिए। परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग पे हम देखते हैं, जैसे मान लो परफॉर्मेंस के लिए जैसे मल्टी टेनेंट पे अगर हम आते हैं, तो मल्टी टेनेंट एप्लीकेशन की बात केवल हो रही है यहाँ पर, तो इसमें पार्टीशन टेबल होना बहुत जरूरी है। हैश पार्टीशनिंग आपके लिए कंपलसरी है। रेंज पार्टीशनिंग भी कंपलसरी है, ताकि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके, क्योंकि डाटा अगर बहुत ज्यादा हो गया, करोड़ में चले गए, तो रेंज पार्टीशनिंग आपको बहुत इजीली ला के देगा डाटा। हैश पार्टीशनिंग करेंगे तो आपका क्या होगा कि अलग अलग क्लाइंट के डाटा एकदम सेपरेट्स हो जाएंगे, तो आपकी जो सेलेक्ट क्यूरी है बहुत फास्ट चलेगी। वेक्टर इंडेक्सेस आपको करना है, क्यूरी इंडेक्सिंग करना है, और फास्ट सर्च ऑप्टिमाइजेशन आपको यूज करना है। तो ये मल्टी टेनेंट के लिए है। अगर आप मल्टी टेनेंट नहीं है तो आप ये पार्टीशन वगैरह को भूल जाओ, ये जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मल्टी टेनेंट एप्लीकेशन में काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद है प्लग एंड प्ले ईआरपी मॉड्यूल्स। तो जैसे कि ईआरपी मॉड्यूल्स जो है, अगर किसी कारण से कोई ईआरपी मॉड्यूल्स को मैंने हाइड कर दिया, या वो यूजर है उसको मैं फिनांस का मॉड्यूल दिया ही नहीं, तो वो क्या चैट बोर्ड से फिनांस का क्वेश्चन पूछ पाएगा? नहीं, रुक जाएगा। तो जो मॉड्यूल्स है उसी में से यह डाटा मिल पाएगा। दूसरी बात है, कोई मॉड्यूल अगर मैं हटा देता हूँ या एक नया मॉड्यूल ऐड कर देता हूँ, तो वो आपका जो है प्लग एंड प्ले होना चाहिए, यानी कि आपका एआई चैटबॉट कंपेटेबल होना चाहिए। तो ये ऐसा आपको इसकी डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। फीचर एआई मल्टी एजेंट मॉडल, तो मल्टी एजेंट मॉडल रखना पड़ेगा। जैसे कि ईआरपी एप्लीकेशन है, तो हम क्या कर सकते हैं कि मेरा एआई चैटबॉट जो बना, अभी जेनरिक बना है मैंने, जो व्यूज को उठा करके सिक्वल क्वेरी बना के डाटाबेस से डाटा ला रहा है। लेकिन इसको अगर मैं और ज्यादा काम कराऊंगा, मैं चाहता हूँ कि ये प्रोडक्शन भी करे, एनोमली डिटेक्शन भी करे, और बहुत सारे क्रिटिकल काम भी करे, तो मुझे एजेंट बनाना पड़ेगा। और एजेंट बनाने के लिए जितने भी मॉड्यूल है उतने मुझे एजेंट बना के पीछे डिप्लॉय करने पड़ेंगे। और इसका एक मेन एजेंट बनाना पड़ेगा जिसको ब्रेन बोलते हैं। और ये एजेंट डिसाइड करेगा कि रिक्वेस्ट किस सब एजेंट को देना है। ये बाकी जो है ना, सब एजेंट है। तो मेन एजेंट और सब एजेंट, यानी कि एजेंटिक एआई में जाना पड़ेगा जब मैं इसको और आगे एडवांस करूंगा। और ये करना पड़ता है जब आपको बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेरी चलानी है, उस समय आपको ये करना पड़ेगा। बिजनेस वैल्यू प्रोपोजिशन में आप देखते हो कि ईआरपी प्लस एआई कंबाइंड, तो ये मार्केट में ज़्यादा चलता है जब आप एआई इंटीग्रेटेड कर देते हैं किसी भी एप्लीकेशन में। इंग्लिश और हिंदी सपोर्ट, हालांकि आप आज की डेट में एआई चैटबॉट बना रहे हो, किसी सभी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। आप तेलुगु, गुजराती, मलयालम, किसी में भी आप बोल दो, टाइप कर दो, आपको रिजल्ट प्रॉपर मिल जाएगा। फास्ट रिपोर्ट होना चाहिए आपका। टोकन रिचार्ज रिवेन्यू मॉडल होना चाहिए। स्वाभाविक है, जब आपको रिवेन्यू मिलेगा तभी आप उस एप्लीकेशन को मेंटेन कर पाओगे और चला पाओगे।
मल्टी टेनेंट सेस रेडी। अगर मल्टी टेनेंट है तो उसको डिजाइनिंग में बताया था कि वो डिजाइनिंग आपको प्रॉपर करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी आपको रखनी पड़ेगी और परफॉर्मेंस, ये दो पे ध्यान देना पड़ेगा बहुत ज्यादा अगर मल्टी टेनेंट सेस पे काम कर रहे हैं। और एंटरप्राइज सिक्योर होना चाहिए। तो सिक्योरिटी मैंने बता दिया, क्रेडेंशियल वगैरह की वर्ल्ड पे रखोगे, आरबीएस यूज करोगे तो आपका ये एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, सिक्योर भी रहेगा। तो यहाँ पर कुछ मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, टाइम हो रहा है, मैं 5 मिनट और ले लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे एंटरप्राइज एआई चैटबॉट आर्किटेक्चर है, तो जैसे इसमें मोबाइल एप्लीकेशन से अगर आप मोबाइल या वेब कहीं से भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ये आपका वेबसाइट में इंटीग्रेट हो गया है। एपीआई गेटवे में पहले रिक्वेस्ट जाती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि कोई भी एपीआई डायरेक्ट एक्सपोज नहीं करना है, थ्रू एपीआई गेटवे करना है। तो जब आपका प्रॉम्प्ट आएगा तो एपीआई गेटवे को पार करेगा। एपीआई गेटवे को पार करेगा, सबसे पहले सर्विस ऑथेंटिकेट करेगा, फिर ईआरपी का कोर एपीआई यानी कि डिटेक्ट करेगा कि आपका जो है कौन सा ईआरपी का कोर मॉड्यूल से आपकी कॉल होने वाली है। एआई चैटबॉट एपीआई को कॉल करेगा, प्रॉम्प्ट को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद आप देखोगे इसके जो इंजन्स है, जहां पर जाके पूरा सिस्टम बना रहा है, स्कीमा वगैरह तैयार कर रहा है, और फिर उसके बाद जाकर के ये सिक्वल जनरेटर जो कि सिक्वल क्यूरी जनरेट करेगा। अच्छा, इसमें ये भी जुड़ा हुआ है कि वेक्टर सर्च, तो ये वेक्टर सर्च भी कॉल कर लेगा। तो जब ये पूरा हो जाएगा तो फाइनल आपका जो डाटा यहाँ से बन के आएगा क्यूरी, वो सीधा रन हो जाएगा आपके डाटाबेस में, और रिस्पॉन्स आपको रिटर्न मिलेगा। तो एक छोटे से कुछ डायग्राम बना के मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको देख लेते हैं। एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज टू सिक्वल, इसमें क्या होता है कि यूजर ने एक क्वेश्चन पूछा, शो टुडे सेल्स इन अहमदाबाद। तो सबसे पहले क्या किया, उसने इंटेंट पता किया, इंटेंट में पता चल गया कि ये सेल्स से रिलेटेड प्रॉम्प्ट आ रहा है। फिर फाइंड किया, उसी का स्कीमा लेके आएगा, किसका, सेल्स मॉड्यूल का, और उससे क्या करेगा, सिक्वल जनरेट करेगा, सेलेक्ट क्यूरी, और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेगा और जो रिजल्ट आएगा उसको रिटर्न कर देगा। तो ये एक फ्लो हो गया इंटेंट डिटेक्शन करने का। अब यहाँ पर देखते हैं माइक्रो सर्विस कनेक्शन डायग्राम में क्या बोल रहा है। फ्रंट एंड से अगर मान लो कि हम काम कर रहे हैं, तो जैसे कि हमारे पास मॉड्यूल्स है, एडमिन मॉड्यूल है, सेल्स मॉड्यूल है, परचेस इन्वेंट्री है, तो सबके डाटाबेस क्या हो गए, डिफरेंट डिफरेंट हो गए। तो एआई चैटबॉट की जो एपीआई है, इन सारे डाटा से डाटा लेने के लिए रेडी है। तो वो मैंने तरीका अभी लास्ट टाइम बता दिया कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं इंटेंट की कौन से मॉड्यूल का है। फिर उस मॉड्यूल पे स्कीमा को लेते हैं जिसमें सारे व्यूज आते हैं, और उसके बाद क्यूरी जनरेट होती है और देन वो रन हो जाती है। एआई टोकन वॉलेट सिस्टम ये बहुत जरूरी है, रिवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको ये बनाना ही पड़ेगा। और इसके लिए क्या होगा कि जैसे कि टेनेंट यूजर अगर प्रॉम्प्ट पे करता है, तो सबसे पहले क्या करता है कि वो वॉलेट चेक करता है। अगर उसके पास बैलेंस ही नहीं बचा है, जैसे कि आप मोबाइल में कॉल करते हो, अगर बैलेंस नहीं है तो आपका कॉल लगेगा, नहीं लगेगा। मैसेज क्या आएगा, रिचार्ज करो। सेम यहाँ पर है कि अगर टोकन अवेलेबल है तो प्रोसेस करेगा, नहीं है तो रिचार्ज करने बोलेगा पैकेज को, और अगर है तो फिर प्रोसेस करके जो इसमें काम हो जाएगा आपका। तो ये सिस्टम आपको बनाना चाहिए ताकि आपका रिवेन्यू जनरेट हो सके। चैट सेशन लाइफ साइकिल को हम देखते हैं। यूजर अगर मान लो चैट ओपन करता है दोबारा, तो सबसे पहले तो वो क्रिएट सेशन आईडी, अगर वो नया बना रहा है तो वैसे भी एक क्रिएट हो जाता है सेशन आईडी। और उसके बाद वो क्या करता है, मैसेज सेंड करता है, और जो भी मैसेज, जो भी आपका रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट रहता है, ये सारा चीज चैट मैसेज के डाटाबेस में या टेबल में स्टोर होता है। एआई रिस्पॉन्ड करता है। तो सेव टोकन एंड कॉन्टेक्ट, इसको भी हम सेव करते हैं। ठीक है, क्यों सेव करते हैं, ताकि हमको ये भी पता रहे कि कौन सा यूजर कितना कंज्यूम कर रहा है, कौन सा यूजर ज्यादा यूज कर रहा है, तो ये सारा चीज हमको मिलता है। उसके बाद उसने क्या किया, क्लोज कर दिया सेशन। अब क्लोज करने के बाद अगर दोबारा ओपन करता है और उसी क्वेश्चन को क्लिक करता है, तो उसको हिस्ट्री पूरा पुराना वाला दिखना चाहिए। तो ये सेशन मेंटेन करना जरूरी है, कि हम ये नहीं कर सकते कि आज उसने काम किया और उसके बाद कल आएगा तो उसको अगर भूल गया कल क्या क्या रिस्पॉन्स आया था, तो दोबारा से फिर से देगा। तो बार बार रिपीट ना हो, सेम सेम क्वेश्चन करके हम हिस्ट्री बना लेते हैं। तो ये यूजर के लिए भी आसान हो जाता है काम करना। और सिक्योरिटी मैंने बताया था, सिक्योरिटी और गवर्नेंस की बात करेंगे। तो यूजर अगर प्रॉम्प्ट दे रहा है तो प्रॉम्प्ट का पहले वैलिडेशन करना बहुत जरूरी है। अगर किसी प्रकार का वल्नरेबिलिटी या किसी प्रकार के कोई ऐसे वर्ड्स आ रहे तो आप उसको वहीं पर रोक सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो। और अगर मान लो कि सिक्वल क्यूरी आ रही है जिसमें ड्रॉप डिलीट अपडेट या कुछ है, तो आप इसको ब्लॉक कर सकते हो। इसके लिए मैंने क्या बताया था, वैलिडेशन। तो सिक्वल क्यूरी जनरेट होती है तो उसको पहले वैलिडेट करते हैं, देन आगे पास करते हैं। टेनेंट रो सिक्योरिटी, क्योंकि अगर मल्टी टेनेंट एप्लीकेशन की बात हो रही है तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर कोई एक यूजर कोई डाटा मांग रहा है,
तो कहीं दूसरे टेनेंट का डाटा उसको ना रिटर्न कर दे। तो ये ध्यान रखना पड़ता है। एक रोल वाला भी बताया था कि रोल के अकॉर्डिंग ही डाटा मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो एक नॉर्मल यूजर है और उसे एचआर का डाटा या कोई ऐसी सीक्रेट डाटा वो एक्सेस कर पा रहा है। तो ये सब हमें सेट करना पड़ेगा। ऑडिट लॉगिंग बहुत जरूरी है ताकि पता चले कि कौन क्या किया कब किया। जैसे रिचार्ज वगैरह हो रहा है या कोई जाके एडिट कर रहा है, तो वो सारा चीज के लिए ऑडिट लॉग टेबल बनाया जाता है, जिसमें हिस्ट्री को हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, ताकि बाद में उसको वेरीफाई कर सके और देख सके। अब मल्टी एजेंट जो है ये बहुत एडवांस लेवल पे होता है। अगर एडवांस लेवल पे जब एआई चैटबॉट को बनाया जाता है, तब हमें ये मॉडल फॉलो करना पड़ता है। इसमें हमारे पास जो होते हैं ना, बहुत सारे सब मॉड्यूल्स होते हैं। तो ये सब मॉड्यूल्स है, और सब मॉड्यूल्स के ऊपर एक मेन मॉड्यूल होता है जिसको ब्रेन बोलते हैं। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट इसके पास आएगी, तो ये इंटेंट चेक करेगा और फिर डिसाइड करेगा किस मॉड्यूल के पास रिक्वेस्ट भेजनी है। और फिर वो मॉड्यूल जो है वो डाटाबेस से कनेक्ट होकर के रिटर्न करेगा इसको, जो भी डाटा है। और मल्टी एजेंट में तो कई बार ऐसा होता है कि आपका ये एजेंट डाटा लाता है, दूसरे एजेंट को दे देता है, दूसरा एजेंट काम करता है, तीसरे को दे देता है, और तीसरा फिर जाकर के रिटर्न कर देता है। तो ये वर्कफ्लो मल्टी एजेंट में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, और आगे भी सेशन लेने वाला हूँ एजेंटिक एआई के ऊपर, तो वहाँ ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। आज का सेशन यहाँ पर खत्म होता है।